नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त ऋषिकेश से। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक नाद रूप प्राणायाम है जिसमें हम लोग एक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और उस ध्वनि के द्वारा प्राण ऊर्जा को अपने अंदर सक्रिय करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ध्वनि प्राणायाम हुआ। ज़्यादा प्राणायाम हमारे श्वास रूप प्राणायाम है जिसमें हम लोग श्वास को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करते हैं। कहीं पे श्वास बहुत धीरे धीरे करके ली जाती है, धीरे धीरे छोड़ी जाती है। कहीं पे श्वास को तेजी से लिया जाता है, तेजी से छोड़ा जाता है। कहीं पे ही श्वास को सिर्फ तेजी से छोड़ा जाता है। तो इस तरह से प्राणायाम के या प्राण के द्वारा, श्वास के आदान प्रदान के द्वारा प्राणायाम बनते हैं। यही एक ऐसा प्राणायाम है जो ध्वनि रूप है। ध्वनि को उत्पन्न करके ही हम लोग अपनी प्राण ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जागृत करते हैं और उसके कार्यों को बेहतर बनाते हैं। चलिए जानते हैं आगे इसके जुड़े हुए लाभ को। भ्रामरी प्राणायाम का जो हिस्सा आप मेरे साथ आज अभ्यास करने जा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये भ्रामरी प्राणायाम का शुरुआत का हिस्सा है। इसका ये प्रथम भाग है जहाँ से इस प्राणायाम की शुरुआत होती है और इस प्राणायाम को समझा जाता है। यानी कि कोई भी प्रारंभिक श्रृंखला का अभ्यासी जिसने कभी भी प्राणायाम नहीं किया है, तो वो भ्रामरी प्राणायाम के इस भाग को, इस चरण को वो अपने अनुसार अभ्यास कर सकता है। तो उसी से ही जुड़े हुए आपको यहाँ पर बहुत सारे लाभ देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्राणायाम की विधि जो है वो बहुत साधारण है और इस विधि के ही साथ जुड़े हुए आपको लाभ यहाँ पर मिलते हैं। प्रथम लाभ जो आपको यहाँ पर मिलता है इस प्राणायाम से, ये मन मस्तिष्क को शांत करता है, मन को चिंता तनाव से दूर रखता है। नींद न आने की समस्या में ये बहुत ही कारगर प्राणायाम है। हम जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर ध्वनि हमारे ग्रीवा से यानी कि गले के पास से होकर के आती है और ये जो ध्वनि जब गले के पास से होकर आती है, हमारे गले के पास की ग्रंथि जिसे थायराइड नाम से लोग जानते हैं, ये ग्रंथि सक्रिय होती है और इसके सक्रिय होने से इसके लाभ यहाँ पर मिलने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस ग्रंथि से जुड़े हुए अनेकों हानियाँ होती हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह होते हैं, तो उन चीज़ों में यहाँ पर ये आपको लाभ देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ जिन्हें इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है, उन लोगों को एक शरीर के अंदर हार्मोन्स का संतुलन उनके अंदर बनने लगता है ताकि उन्हें भविष्य में कभी भी इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या ना हो। तो आपको ये भी फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ इसका जो वाइब्रेशन है, इससे जो ऊर्जा बनती है, उसका जो वाइब्रेशन है, उससे आपके फेफड़े स्वस्थ होते हैं। हृदय की गति में एक सकारात्मक बदलाव आता है जिससे इसकी गति संतुलित होती है। रक्त के संचार के प्रवाह का जो कार्य है वो बेहतर होता है और आपकी अन्य इंद्रियां भी सक्रिय रूप से कार्य करने लगती हैं। जो आवाज़ के द्वारा जो गुंजन उत्पन्न होगा, उस ध्वनि से हमारे चेहरे की मांसपेशियां भी स्वस्थ होती हैं। ये ध्वनि का गुंजन जो है हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता है, तो ये हमारे याद करने की शक्ति को भी बढ़ाता है, ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको अनेकों लाभ भ्रामरी प्राणायाम से देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आप किस भाग के किस प्रकार को आप कर रहे हो, किस चरण का आप अभ्यास कर रहे हो, उसी के ही हिसाब से आपको लाभ कम और ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि अगर आप शुरुआती अभ्यासी हैं तो आप प्रथम चरण से ही अभ्यास को शुरू कीजिए। भले लाभ थोड़े कम होंगे परंतु लाभ होंगे, लाभ ज़्यादा होंगे, हानियाँ कम होंगी और आप प्राणायाम को बेहतर समझ पाएंगे। जो लोग भ्रामरी प्राणायाम के पूर्ण अभ्यास को एकदम से करना चाहते हैं, वो अभ्यास को समझ नहीं पाते हैं और उसके सही लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यदि आप इसके प्रथम द्वितीय चरण मतलब धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो प्राणायाम को आप अच्छे से समझेंगे और इसके लाभ को सही रूप में प्राप्त कर पाएंगे और आपको अधिकतम लाभ प्राणायाम के द्वारा मिलने लगेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हमेशा
जो भी किसी भी प्राणायाम की, किसी भी चीज की जो प्रारंभिक स्थिति होती है, जैसे कि एक व्यक्ति संगीत को जब सीखता है तो संगीत में उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है सरगम, सारे गामा पाधा नीसा, जो 7 स्वर हैं वो उसकी प्रारंभिक स्थिति है। वो स्थिति का अभ्यास जितना अच्छे से अच्छे तैयार होता है उतना उसका गायन बेहतर होता है। यदि वो शुरू से ही गाना शुरू कर दे तो जो उसका जो आधार है, जो उसका बेस है, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि प्राणायाम को यदि आप चरण के द्वारा करते हैं, इसके प्रथम चरण के अभ्यास से शुरू करते हैं, तो उसकी सही समझ होगी और उसका लाभ भी ज़्यादा आपको आगे मिलेगा। चलिए, ये सारी जानकारी आपको लाभ और उसके तौर तरीकों से जुड़ी हुई थी। सावधानियों की बात करें, सावधानियों में आपको ध्यान देना है, यदि आपको कान से संबंधित कोई बड़ी हुई समस्या चल रही है तो इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि इसकी ध्वनि आपके सिर की तरफ भी जाती है और ये ध्वनि यदि आपके कान से संबंधित आपको कोई बड़ी समस्या चल रही है तो उसमें आपको ये प्रभावित करेगी, हो सकता है आपको हानि दे। ऐसे ही आपको आंखों से संबंधित कोई रेटिनल समस्या चल रही है तब भी इस प्राणायाम को बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। इसका प्रथम चरण लगभग आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको आँख से संबंधित कोई छोटी-मोटी समस्या चल रही है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएँगी, पर इसका जो बड़ा हुआ अभ्यास होता है, जिसमें हम लोग अपने हाथों से अपनी आँखों को बंद करते हैं, तब इस सावधानी को आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी शुरुआत का जो अभ्यास है, जो प्रथम चरण का अभ्यास है, ये सुरक्षित है, तो आप अभ्यास को कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मस्तिष्क के अंदर आपको बड़ी हुई समस्या कोई चल रही है, जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोगों को रक्त, जिनके अंदर रक्त का थक्का सिर की तरफ बनने लगता है, तो आपको उस तरह की कोई समस्या कि आपका जो खून है, जो रक्त है, वो मोटा है और उसकी क्लॉटिंग, जिसे हम थ्रोम्बोसिस करके बोलते हैं, ऐसी कुछ आपके मस्तिष्क की तरफ हो रही है, तो आप इस अभ्यास को ना करें। यदि आपको सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की समस्या अभी वर्तमान पे है, अभी चल रही है, तब अभ्यास को ना करें। यदि अभी नहीं है पर आपको होता है, तो ये अभ्यास आपको बहुत ही फायदा देगा। सिर दर्द या माइग्रेन इत्यादि से हम अर्धकपाली भी कहते हैं, ऐसे दर्द की समस्या से। परंतु यदि आपको अभी वर्तमान में हो रहा है, तब इस अभ्यास को ना करें। ऐसे ही ये हृदय की गति को संतुलित करता है, परंतु यदि आपको वर्तमान में हृदय संबंधी कोई बड़ी समस्या चल रही है, तब भी इस अभ्यास को ना करें। यदि आपके थायराइड ग्रंथि काफी असंतुलित चल रही है वर्तमान में, तब इस अभ्यास को धीरे धीरे ही करके बढ़ाएं, यानी कि जो इसकी ध्वनि जो उत्पन्न होगी उसे बहुत ही धीमा रखें और धीरे धीरे करते ही उसके गुंजन की आवाज को, जो आवाज आप निकालेंगे, उसको बढ़ा सकते हैं। परंतु शुरुआत में उस गुंजन को आपने बहुत ही धीमा, बहुत ही शांत पूर्वक लेना है। जैसे जैसे आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा, लाभ अच्छा होता रहेगा, तो आप उस ध्वनि को बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपको हानि नहीं होगी और लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो इन कुछ सावधानियों को आपने ध्यान में देना है इस अभ्यास से पहले। बाकी इन सावधानियों को आप ध्यान देंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और लाभ आपको मिलेगा। एक चीज और, यदि आप इस अभ्यास को लेट करके करना चाहते हैं तो ध्वनि जो है वो बहुत ही शांत रूप में रहती है। बहुत ज़्यादा बड़ी ध्वनि पे हम लोग लेट करके अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग पीठ के बल लेटते हैं तो वो हमारी स्थिति किस लिए होती है? सोने के लिए होती है, स्वप्न देखने के लिए होती है, निद्रा में जाने के लिए होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ध्वनि को उत्पन्न करते हैं तो आप मस्तिष्क को क्या कर रहे हैं? सक्रिय कर रहे हैं, आवाज के द्वारा अपने आप को कार्य में लगाने की ओर जुट जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके शरीर को, मस्तिष्क को समझ में नहीं आता है कि आप निद्रा पे जाना चाहते हैं या कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपका अभ्यास असुरक्षित हो जाता है। तो यदि आप लेट करके अभ्यास करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं इसके किसी भी चरण का अभ्यास, परंतु जो ध्वनि आप उत्पन्न करेंगे वो बहुत ही धीमी होगी, बहुत ही सौम्य होगी, ताकि जो ध्वनि है वो एक तरह से आपको सोने में, जैसे कि एक लोरी होती है, वो लोरी की तरह आपको लगे। जैसे माता लोरी गाती बच्चे को सुलाने के लिए, वैसे ही वो ध्वनि आपको लगे, ताकि आपको एक अच्छी नींद आ पाए उसके बाद। तो अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए आप लेट कर भी अभ्यास कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जो सावधानी मैंने आपको बताई उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो।
चलिए, अब हम लोग जानते हैं अभ्यास को। तो हम करने जा रहे हैं इसके प्रथम चरण का अभ्यास, या आप कह सकते हैं प्रथम भाग का अभ्यास। तो इस अभ्यास में हमारा जो ध्यान है वो पूरा का पूरा इसके ध्वनि उत्पन्न करने के ऊपर जाएगा। यानी कि हमें समझना है कि हमें सही ध्वनि कहाँ से उत्पन्न करनी है। भ्रामरी प्राणायाम की जो शुरुआत में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका जो सही रूप होता है वो आता है हमारे गले से। जैसे कि लोग गलतियां करते हैं, इस ध्वनि को जब वो उत्पन्न करते हैं वो उत्पन्न करने लगते हैं अपनी नासिका से, नाक के द्वारा। चलिए मैं आपको दोनों ही स्थितियां दिखला देता हूं, आवाज सुना देता हूं ताकि आपको अंतर महसूस हो जाए। तो मैं पहली ध्वनि गले से निकालूंगा, लंबी गहरी श्वास नाक से लेनी है और ध्वनि को गले से उत्पन्न करूंगा। तो इस तरह का आपको गहरा गुंजन सुनाई देगा। अब आपको मैं ध्वनि की आवाज नासिका से सुनाता हूं। इस बार गुंजन की आवाज तीखी और तीव्र हो जाती है। आवाज भले ही बढ़ जाती है परंतु उसमें तीव्रता होती है। जो आपका जो नाद है, जो आवाज है, वो आपके नासिका से होते हुए आज्ञा चक्र पे जाकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है, यहां पर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये आवाज क्या है, आपके ऊपर को जाती है नाक से होते हुए। और जो गले की आवाज है, जो सही आवाज है, वो गले पे शुरुआत में आपको कहां पे, गले पे, अपने ग्रीवा पे महसूस होगी। परंतु यही आवाज धीरे धीरे आपकी गहरी होते हुए हृदय तक जाएगी और फिर यही आवाज और गहरी होते हुए पेट तक जाएगी और पेट के निचले हिस्से यानी कि मूलाधार चक्र तक ये आवाज जाती है। तो इस तरह से आपका भ्रामरी प्राणायाम आपके चक्रों के जागरण में सहायक होने लगता है। तो आपको और भी आगे जाकर के दिव्य रूप में बहुत सारे लाभ देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि आप अपने ध्वनि की आवाज को नासिका से उत्पन्न करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिर भारी होने लग जाए, सिर में दर्द होने लग जाए, आपको लाभ की जगह पर हानि महसूस होने लग जाए। यदि आपने भ्रामरी प्राणायाम पहले किया है और आपका सिर भारी होने लगा है तो जान लीजिए आपने गलत तरीके से किया। भ्रामरी प्राणायाम को सही तरीके से करने के लिए आपको ध्वनि को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी जो ध्वनि है वो गले से होकर के आती है। तो शुरुआत में इस ध्वनि को समझने के लिए आप ध्वनि को मुंह को खोल करके उत्पन्न कीजिए, जो कि कुछ इस तरह से होगी। श्वास आपने नाक से लेनी है और मुंह को खोल करके ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। पूरा मुंह खोलिएगा। तो यहां पर ध्वनि की आवाज क्या आ रही है, आ। तो यहां पर आपको आ की आवाज निकालनी है। जब आप आवाज बना रहे हैं तो आपकी जो जिह्वा है यानी कि जीभ है वो अपने तालू पे, नीचे वाले हिस्से पे जाकर के बिल्कुल सुस्त होकर के, जैसे लेजी, एकदम आराम की अवस्था में जाकर के लेटी रहेगी। तो जीभ को बिल्कुल नहीं हिलाना है और मुंह को आराम से खोल करके ध्वनि को पूर्ण रूप से गले से आने देना है। चलिए दोबारा से अनुभव करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे नाक से और पूरा मुंह खोल करके गले से ध्वनि को उत्पन्न करने की कोशिश करें। जब आप मुंह खोल के करेंगे तो आप ऊर्जा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से महसूस कर पाएंगे कि यह ऊर्जा गले से होते हुए नीचे भी आ रही है हृदय की तरफ, और कई लोग पूर्ण रूप से शुरुआत में ही नीचे तक, अपने नाभि के नीचे तक, मूलाधार चक्र तक इसे महसूस कर सकते हैं। अब यही आवाज जो आपने मुंह खोल करके निकाली थी, इसे आप मुंह बंद करके निकालने का प्रयास कीजिए। लंबा गहरा श्वास नाक से लें। अब आवाज निकालेंगे।
तो ये अभ्यास को करते ही आप अभी, जबकि आप अभी पूर्ण अभ्यास में नहीं गए, सिर्फ आप उसके नाद को समझें, बस इतना करने के बाद ही आपको इसके लाभ में अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने जो पहले जो गलती कर रहे थे, या जो आपने कभी गलत समझ लिया था, या जिन्होंने जो अभी-अभी आए हैं तो वो अभी शुरुआत में कर रहे हैं, परंतु जिन्होंने पहले किया है वो अभी यहाँ पर बस इतना करने के बाद ही अंतर महसूस करने लग जाएँगे। तो आपको ध्यान देना है कि ध्वनि की आवाज़ को गले से उत्पन्न करना है। तो आप आवाज़ को समझ गए हैं, अब हम लोग चलते हैं धीरे से प्राणायाम की ओर। तो प्राणायाम को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में बैठ जाना है, जिसमें आपके कूल्हों की हड्डियां समान रूप से जमीन पर लगी रहेंगी, मेरुदंड सीधा रहेगा, हृदय ऊपर को उठा रहेगा। हाथों को शुरुआत में ज्ञान मुद्रा पे बना करके रख लें। ज्ञान मुद्रा में आपके पहली उंगली और अंगूठे का ऊपरी हिस्सा एक साथ मिलता है और आराम से हाथ को रख लें। अब यहां से अभ्यास को पहले समझ लें और उसके बाद आप अभ्यास को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो अभ्यास को करने के लिए आपने क्या करना है, अपने कानों को बंद करना है। कानों को बंद करने के लिए जो आपकी पहली उंगली है, इसका प्रयोग करेंगे। जब भी आप कान पे हाथ लगाते हैं तो कान के नीचे पे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये उठा हुआ जो यहाँ पर मांस है, जो थोड़ा सा ठोस सा लगता है, इसको आप कान पे अंदर को दबाते हुए जो कान का छिद्र है उसे बंद कर सकते हैं। यदि ये हिस्सा बहुत ही छोटा है और इसको आप अंदर दबा नहीं सकते मेरी तरह, तो आपको क्या करना है, अपनी उंगली को कान पे डाल करके कान के छिद्र को बंद करना है। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो दोनों ही कान को बंद करेंगे। अब कान को बंद करने से पूर्व पहले अभ्यास को समझ लें, उसके बाद हम लोग कान को बंद करके आराम से इस अभ्यास का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम इस तरह से अंगुली को बनाएंगे और छिद्रों को बंद कर देंगे। पहले अभ्यास को समझ लें, उसके बाद आप मेरे साथ अभ्यास को बाद में दोहरा सकते हैं। तो ये बंद होने के बाद आंखें आपकी बंद होंगी और आपको पूरा ध्यान अपने आवाज पे, जो ध्वनि आप निकालने वाले हैं उस पे लेके जाएंगे। सो ध्यान कहां पर जाएगा, आपका गले पे जाएगा। लंबा गहरा श्वास हम नाक से लेते हैं और श्वास को छोड़ते हुए ध्वनि को गले से उत्पन्न करते हैं। जिस तरह से हमने पहले समझा था उसी तरह से हम ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आपका एक बार पूर्ण होगा, फिर दोबारा से आप श्वास लेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि आपके दांत आपस में नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपके जो होंठ हैं ये मिलते हैं, होंठ बंद रहते हैं और दांतों को अलग करके रखें। दांतों को चिपकाएं नहीं अभ्यास के दौरान। यदि आप इन्हें चिपकाएंगे तो इससे होने वाले, ध्वनि से होने वाला जो वाइब्रेशन है, ये क्या करेगा, आपके मसूड़ों को कमजोर करेगा। तो दांतों को ना मिलाएं, सिर्फ आपके होंठ मिले रहेंगे, मुंह आपका बंद रहेगा अभ्यास के दौरान। और जिह्वा कैसे रहेगी, नीचे अपने तालू पे लगी रहेगी और आराम की अवस्था में रहेगी। बस इतना आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आंखें बंद रहती है, ध्यान आपका गले पे और ध्वनि पे बना रहता है। चलिए प्रथम चरण का अभ्यास करते हैं हम लोग सिर्फ 3 बार, क्योंकि ये शुरुआत का अभ्यास है। तो हम लोग 3 बार इस ध्वनि, इस नाद को अपने गले से उत्पन्न करेंगे साथ में। तो आपको अपने कानों को बंद करना है। इस तरह से आप बंद करेंगे कि आपको बाहर की ध्वनि ना सुनाई दे। फिर लंबा गहरा श्वास नाक से लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ध्वनि को उत्पन्न करेंगे।
आशा करता हूँ कि आपका अभ्यास भी 3 बार पूर्ण हो चुका होगा। अभ्यास के पूर्ण होने पे आँखों को बंद ही रखें और हाथों को धीरे से नीचे ला करके अपने घुटनों के ऊपर रख लें। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे ले जाएं। मन मस्तिष्क को शांत रखें। अभ्यास के द्वारा होने वाले लाभ को अपने मन मस्तिष्क शरीर पर महसूस करें। कुछ देर इसी तरह अवस्था को बनाए रखेंगे और कुछ क्षण के पश्चात धीरे धीरे करते ही आंखों को खोलें। तो इस तरह से आपका जो भ्रामरी प्राणायाम का जो प्रथम चरण है वो पूर्ण होता है। अभी हमने सिर्फ जानने के लिए, अभ्यास को समझने के लिए 3 बार ही हमने भ्रामरी की ध्वनि उत्पन्न की। यदि आप स्वयं से अभ्यास करना चाहते हैं, विधि मैंने आपको बतला दी है। कम से कम आपको इस अभ्यास को अच्छे से समझने के लिए और उस अभ्यास का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 बार भ्रामरी की इस ध्वनि को उत्पन्न करना है। फिर धीरे धीरे करते ही इस अभ्यास को आप बढ़ाएंगे। 10 से 12, 12 से 15, ऐसे करते हुए आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। पर शुरुआत में ध्यान रखिएगा कि कम से कम 8 से 10 बार इसे जरूर करें। चलिए, मैं अब आपको इसके दूसरे चरण के बारे में बतलाता हूं। दूसरा चरण इसी से ही बहुत ही पास है, बहुत ही पास जुड़ा हुआ है और यह अभ्यास भी वैसा ही है लगभग जैसे कि हमारा पहले का अभ्यास था। इसके लाभ और सावधानियां भी पहले के अभ्यास की तरह ही हैं। हमारा अब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूं कि पहले वाले अभ्यास में हमने अपना ध्यान ध्वनि को किस प्रकार से हम गले से निकाल रहे हैं इस पे लेके गए थे कि ध्वनि सही तरीके से निकलनी चाहिए, इसका हमने ध्यान रखा था। अब जो इसका दूसरा चरण है उसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो ध्वनि जब हम लोग निकाल रहे हैं तो जो उससे तरंग बन रही है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसमें समानता होनी चाहिए। यानी कि जब ज़्यादातर लोग इस अभ्यास को करते हैं तो उनकी ध्वनि कुछ इस तरह से होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो जो ऊर्जा है, जो आवाज है, वो ऊपर नीचे आगे पीछे जा रही है, वो एक समान रूप से नहीं बह रही है। इसका मतलब क्या है कि मन मस्तिष्क आपका विचारों से घिरा हुआ है, शरीर भय से भयभीत है, कुछ ना मिलने का डर या हो सकता है कि मिलने के बाद खोने का डर, कुछ ना कुछ आपके जीवन में इस तरह का चल रहा है जो आपको असंतुलित बनाए हुए है। तो भ्रामरी से इन चीज़ों में लाभ लेने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान, एक बारी जब आप ध्वनि को समझ लेते हैं गले से कैसे उत्पन्न हो रही है, तो इन चीज़ों का लाभ लेने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इससे होने वाली ऊर्जा पर लगाना है कि जो इससे तरंग जो बन रही है, इससे जो ऊर्जा आ रही है वो समान रहे, जो कि कुछ इस तरह से आपको सुनाई देगी। बिल्कुल एक रूप में होके बहेगी, ना इसमें कोई उतार आएगा ना इसमें कोई चढ़ाव आएगा। तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव आता है तो क्या है, जो मन में असंतुलन बना हुआ है तो वो आपको महसूस हो रहा है, उसकी वजह से आपकी तरंगे ऊपर नीचे जा रही हैं। जैसे जैसे मन संतुलित होता रहेगा, शांत होता रहेगा, अनावश्यक विचारों से दूर रहेगा, तो आपके जो आवश्यक विचार हैं, जिनके लिए आप सोचना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो विचार आपके सशक्त होंगे। तो इस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो क्या ध्यान में देना है आपको कि जो उससे जो अब ध्वनि आपको, आप समझ गए हैं कि गले से आ रही है, तो ध्वनि से जो तरंग बन रही है उसमें समानता रहे। तो इसके लिए आप अभ्यास कैसे करेंगे वो मैं आपको बतलाता हूं। तो आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते। देखिए, अगर आपको यहां पर ऐसे पलटी मार करके किसी भी अवस्था में बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप कुर्सी सोफे में बैठ सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से भी बैठ सकते हैं कि आप ऐसे रख करके
कुशन इत्यादि या गोल वाला तकिया रख करके ऐसे वज्रासन पे भी आकर के बैठ सकते हैं, या इससे ऊंचा भी कुछ लेकर के बैठ सकते हैं। तो अपने अनुसार कोई भी आराम वाली स्थिति पे आकर के बैठ सकते हैं। तो स्थिति आपकी आरामदायक होनी चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। चलिए अब आप हाथों की स्थिति समझ लीजिएगा। हाथों की स्थिति कुछ इस तरह से है कि हम अपने अंगूठे से कानों को बंद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया, अगर ये हिस्सा आपका बड़ा है मेरी तरह, इसको कोने वाले हिस्से को, जिसे हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इसको आप दबा करके कान बंद कर सकते हैं। परंतु ये हिस्सा अगर छोटा है तो आपको क्या करना है कि अंगूठे को अंदर कान पे लाना है, ताकि कान का जो छिद्र है वो बंद हो जाए, ताकि आपको बाहर से कोई भी आवाज ना सुनाई दे। तो पहले आपको विधि को समझ लेना है और उसके बाद ही आपको अभ्यास करना है। तो यहाँ पर कान इस तरह से बंद होगा। इसके बाद जो आपकी हथेलियां हैं वो आपके चेहरे पे आएंगी इस तरह से। या तो इन्हें इस तरह से रख लें और या फिर इस तरह से, क्योंकि कई लोग अंगूठे को पूरा इस तरह से मोड़ नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अंगूठे से कान को बंद करने के बाद अपने अंगुलियों को, अपनी हथेली को सिर पे इस तरह से रख लेंगे। और जो लोग अंगूठे को पूर्ण मोड़ सकते हैं तो वो अपने हाथों को चेहरे पर रख लेंगे। तो इस तरह से ये आपके हाथ की स्थिति बनेगी। उसके बाद आपको आंख को बंद करना है और ध्यान को अपने नाद पे, जो गले से निकलने वाला जो आपका नाद है, जो गुंजन है, जो आवाज है, उससे निकलने वाली जो तरंग है उस पर लेके जाना है। मन को बिल्कुल शांत रखना है और धीरे धीरे आवाज निकलनी है। देखो, उतावलापन नहीं करना है, बहुत धीमे से उस ऊर्जा को, उस आवाज को, उस ध्वनि को निकालना है, ताकि तरंग में संतुलन बना रहे। यदि आपका संतुलन यहां पर बनता है तो वो संतुलन आपको आगे जाकर के मन मस्तिष्क में दिखलाई पड़ेगा। यदि मन मस्तिष्क में संतुलन बनता है किसी और प्रक्रिया से, तो आपको यहां पर ध्वनि में संतुलन दिखलाई पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीज एक दूसरे की पूरक होती है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग अभ्यास की ओर, अनुभव करते हैं इस अभ्यास को। हम लोगों ने जैसे कि पहले 3 बार किया था, ऐसे ही इस अभ्यास को मेरे साथ अनुभव करने के लिए आप 3 बार करेंगे। बाकी आप स्वयं से अभ्यास इसे 8 से 10 बार कम से कम करेंगे। तो अभ्यास के लिए हमें कान को अंगूठे से बंद करना है और हथेली को चेहरे पे या फिर सिर की तरफ को ले जाकर के रख देना है। इसके बाद एक बार कान आपका बंद हो जाएगा तो ध्यान आपको गले पे ले जाना है। लंबा श्वास नाक से लेंगे, श्वास आपको नाक से ही लेनी है, मुंह से नहीं लेंगे। और ध्वनि को गले से उत्पन्न करते हुए ध्वनि की तरंगों पे ध्यान लगाएंगे। चलिए अब आप कान को बंद कर सकते हैं, अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। आशा करता हूं आपका अभ्यास भी खत्म हो चुका होगा। आंखों को बंद रखें। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। हाथ और कंधों को आराम की अवस्था में ले जाएं। मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। कुछ देर तक इससे होने वाला जो प्रभाव है, जो लाभ है, उसका अनुभव करेंगे। और कुछ क्षण के पश्चात, कुछ श्वास और प्रश्वास के पश्चात धीरे धीरे करते हुए आंखों को खोलेंगे। तो इस तरह से आपका अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम के पहले और दूसरे चरण का जो अभ्यास है वो पूर्ण हुआ। सावधानी
को अपने ध्यान में रखना है, तभी आप इसके सही लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, विधि भी विशेष है। जो भी विधि मैंने आपको बतलाई, जो पहले चरण का अभ्यास है उसे जितना हो सके शुरुआत में करें, ताकि जो ध्वनि आपके गले से उत्पन्न हो रही है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। एक बार आप ध्वनि को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके बाद ही दूसरे चरण की तरफ बढ़ें। एकदम से यदि आप दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको जो लाभ है वो सही रूप में ना मिले। तो लाभ को सही प्राप्त करने के लिए आपको पहले चरण का अभ्यास जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करना है। वो वाला अभ्यास आपका अच्छा होगा, तब धीरे से आपको दूसरे चरण की तरफ बढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बतला दिया कि अभ्यास को सिर्फ समझने के लिए हमने 3 बार ध्वनि उत्पन्न की थी। यदि आप स्वयं से इस अभ्यास को आप कर रहे हैं इसे समझने के बाद, तो कम से कम इसे 8 से 10 बार दोहराएँ। तभी आप इस प्राणायाम के अनुभव को, इसके लाभ को महसूस कर पाएँगे। तो ये सारी जानकारी थी भ्रामरी प्राणायाम के पहले और दूसरे चरण के अभ्यास की। चलिए, इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।